बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, सहाफ़त में, अदालत में, मैदान में और ऐवान में। ये जो मैंने समराइज़ किया है ये वाकई हर मैदान अपनी अपनी जगह गर्म है। मैदान में वहाँ PDM निकली हुई है, अदालत में यहाँ अदालत लगी हुई है। दो साबिक चीफ जस्टिस ऐवान से मुतालिक, यानी कि एक साबिक चीफ जस्टिस और एक साबिक जज से मुतालिक। और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास गवर्नमेंट को बुलाना था कुछ बिल्स पास करवाने के लिए, और गवर्नमेंट ने वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। ना सिर्फ ये कि बुलाया बल्कि इमरान खान साहब ने उस इजलास से मुताल्लिक कहा एक दिन पहले कि बस कल ही इजलास है, हमने सबने आना है और आपने समझना है कि कल का ये इजलास जिहाद है। अगर वो शॉर्ट रेडी तो बताइएगा भी तो हम दिखा भी सके कि इमरान खान साहब इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे कि पार्लियामान का ये इजलास बुलाया जाए। क्या कहा इमरान खान साहब ने उस मौके पर जब पार्लियामान का इजलास बुलाया था, फिर मुलतवी कर दिया, कल दोबारा बुलाया, उस वक्त क्या कहा था देखें। इन हैरत अंगेज तौर पे इस सब के कुछ ही देर के बाद ये ऐलान हुआ कि कल होने वाला पार्लियामान का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इसको अपोजिशन ने अपनी फतह से ताबीर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपोजिशन लीडर के पहलू में बैठ के ये बताया कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की अपोजिशन की। ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इजलास के मुलतवी होने पर। शहबाज शरीफ साहब का इस एफर्ट का शुक्रगुजार हैं कि आपने सारे ऑपोजिशन को इंगेज करके कल भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज भी हमारा कोशिश जो हमने हुकूमत के इत्तेहादियों से भी कमिटीज बना के राब्ता किया था, आज वफाकी हुकूमत को ज्वाइंट सेशन से भागना पड़ा। खान साहब एक्सपोज हो चुका है। से बड़ी तालियां वालियां बजी। ये भी कल की बात है, 10 नवंबर की बात है, 5 दिन पहले की। अब बहरहाल कल हुकूमत ने एक बार फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। हम इस पर, और ये एक और मामला भी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू फॉर टाइम। फवाद साहब, ये क्या आप गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं और ये सारे जो आप बिल्स चाहते हैं ये कल मंजूर करा लेंगे, इसीलिए कल का इजलास बुलाया ऑफ कोर्स? जी जाहिर है, इसलिए हम हुकूमत में है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। अगर नंबर पार्लियामेंट में पूरे ना हो तो आप हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में होते। इस सवाल का मकसद ये था कि फिर पिछला इजलास मुलतवी करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि आपने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन ऑन बोर्ड आ जाए और सारा कुछ, लेकिन अपोजिशन तो शिकवा कर रही है कि भाई मुलतवी होने के बाद स्पीकर ने हमें लेटर लिखा, हमने जवाब दिया और आगे से हुकूमत ने फिर इजलास बुला लिया। नहीं, अपोजिशन के साथ बातचीत हो रही है, आज भी बातचीत हुई है। आज भी स्पीकर साहब जो थे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है अपोजिशन की, और उस मीटिंग में देखिए जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का आगे शॉट चलाया, जी जी, उन्होंने ये पहले कहा है देखिए कोई हमारा जाती इमरान खान का इसमें क्या फायदा है या इसमें हुकूमत का इसमें क्या फायदा है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं आप जब भी इलेक्शन होते हैं, जो हार जाता है वो आगे शुरू कर देता है, वो कहता है कि जी देखें ये इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हम तो एक निजाम चाहते हैं जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और अभी भी अपोजिशन के साथ हम मिलके ये करना चाहते हैं। तो सर आपने पिछला इजलास भी इसीलिए मुलतवी किया था कि अपोजिशन से बातचीत हो जाए, और आप कह रहे हैं कि आज भी अपोजिशन से बातचीत जारी है, तो फिर कल इजलास क्यों बुला लिया? फिर आप बात हो जाने लेते, उसके बाद इजलास बुला लेते हैं। नहीं देखें, उसमें दो मसले हैं। एक मसला यह है कि जो EVM का और आई वोटिंग का जो हिस्सा है ना, वो अप्रूव करवाना इसलिए जरूरी है कि अगर हम वो अप्रूव नहीं कराएंगे तो फिर उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है बाद में आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से या बाकी इदारों की तरफ से आ जाएगा कि क्या वो हो नहीं सकता, कि टाइम नहीं रह गया। तो हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ बातचीत भी जारी रखें, लेकिन ये इसकी टेक्निकलिटी में हम कल मारना खा जाए तो वो सिलसिला। लेकिन सर अब तो वो कहेंगे ना कि अब हम EVM पे क्या बात करें, आपने तो मंजूर करा लिया, बस अब ठीक है, अब तो हम तो हमारे बगैर आपने मंजूर कर लिया, अब हम क्या बात करें इस पर? नहीं देखें, EVM से ज्यादा इशू जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी का, वहां पे प्रॉब्लम है। हमारा ये जो मंशूर है प्राइम, जो हमारा वादा है पूरा PTI का, हम ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटेग्रल हिस्सा, लाजमी हिस्सा समझते हैं पाकिस्तान की सियासत का और मईशत का। PMLN और पीपल्स पार्टी के व्यूज उसके ऊपर मुख्तलिफ है, लेकिन हमने उसमें तो अपने मंशूर के मुताबिक जाना है ना। ये जाहिर है कि हमारा ये फर्ज है कि हमने जो वादा किया हुआ है वो हम पूरा करें, और हुकूमत ने ये फैसला करना है, उनको हमने लाजमन लेके आना है सारे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल के इजलास में आएंगे? जी जी जाहिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जब आप ये बिल मंजूर करवा लेंगे जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उसके बाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड हो जाएगा, क्योंकि मुंतखब ऐवान ने अपना सेंस दे दिया होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगला इलेक्शन करवाने के लिए इक़दाम शुरू करें। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो है जाहिर है कि वो फैसला कि इलेक्शन कैसे कराना है वो तो पार्लियामान ने फैसला करना है।
और पार्लियामेंट जो है वो फैसला अपना जो भी करेगी उसके मुताबिक करेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं ये आपको कहना जरूर चाहता हूँ कि हमारा मामला ये है कि हम चाहते हैं अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के जो भी और तजवीज़ है वो भी हम इस मामले में लेके आए और उसको भी हम साथ शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये कंटिन्यू करेगा आगे से। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जवाब यानी एक डिबेट वाले सेंस में वो तो अलग बात है सर आपने कहा, लेकिन कल के बाद जब बिल मंजूर हो जाएगा तो इस जवाब से महरूम हो जाएगा कि भाई हम ईवीएम के जरिए इन वजूहात की बिना पे अगला इलेक्शन नहीं करवा सकते? लेकिन वो फैसला कि इसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे हो, वोट कैसे पड़ेगा, क्या होना है, ये तो पार्लियामेंट ने तय करना है। और ज़ाहिर है पार्लियामेंट एक दफा जब कानून बना देती है तो तमाम इदारे उसके बाउंड है। सारे इत्तेहादी साथ दे रहे हैं कल में आपको वोट दे रहे हैं कल के इजलास में? कल इत्तेहादियों ने जो स्टेटमेंट जारी किया और आज जो जारी किया वो तो यही। तो आपको यकीन है कि सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं? देखिए जाहिर है कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बात की है, तो उस पर शक करने की कोई वजह नहीं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड आपने नहीं लिया, किसी और ने लिया है। लेकिन ये अपोजिशन ने ना 4 हफ्ते है ना महीने में, एक हफ्ता उन्होंने फौज के साथ लॉबी करने की कोशिश करनी होती है, दूसरा हफ्ता जो है वो अदलिया के साथ लॉबी करनी होती है और अगले दोनों हफ्ते इन दोनों के खिलाफ जाना होता है। तो पहले तो ये सठिया गए हैं सारी लीडरशिप इनकी, तो उनकी बातों पे क्या कहें। एक दिन वो कहते हैं कि जी बस ये सारा काम ठीक हो गया और ये जाने वाले हैं और हमारे साथ आके मिल जाए, अगले दिन दूसरे। तो इनकी बातों पे क्या बंदोबस्त करें। अच्छा फवाद साहब, आज आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, अगर मैं खाली एक दफ़ा सुना सकूं जिस बयान की वजह से आपको तलब किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फिर आप अगर अपना ओपिनियन इस पर दे दें कि देखिए क्या कहा चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिक। तो आपने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े रह के इन अल्फाज में माजरत कर लिए फवाद चौधरी साहब? जी मैंने जो स्टेटमेंट है वो जारी कराई। अब उसको माजरत समझें या कुछ और समझें वो तो अपनी स्टेटमेंट आप देख लें। उसमें आप बता देना सर, आप मौजूद हैं तो आप खुद ही बता दें कि उसमें लफ्ज माजरत है या नहीं। नहीं वो आपको अपने रिपोर्टर को कहना चाहिए, आपको स्टेटमेंट दे और आप सर ये आप बता देंगे तो मतलब मैं एनालिसिस करने में आसान। आप उसको माजरत तस्वर करते हैं या नहीं? नहीं वो मैं इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, वो लीगल इशू है, वो इलेक्शन कमीशन को फैसला करने में फिर रिकॉर्डिंग। आपने तहरीरी तौर पर जमा कराया? जी। तो अच्छा चलें फिर ये बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन को आप आज भी अपोजिशन का माउथ पीस समझते हैं जैसे आपने भी कहा इसमें? वो पहले फैसला कर लें ना, फिर अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। आपने जरूरी मुझे फंसवाना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने बताया कि अपोजिशन किस तरीके से अपने मयारात बदल लेती है हफ्ते के पहले दिन और हफ्ते के तीसरे दिन या महीने के पहले हफ्ते। तो मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इलेक्शन कमीशन के बारे में वही राय है, तब्दील हो गई है? नहीं हमारे मयार जो है वो बरकरार रहते हैं और जो फैसला दिया है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, वो जो स्टेटमेंट दी है इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो बाकी मेंबरान है वो उसके मुताबिक फैसला कर लें। तो अभी आप इस बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप अपोजिशन का माउथ पीस समझते हैं कि नहीं समझते? जाहिर है जुडिशियल बॉडी है, उसको अपना स्टेटमेंट दे दिया, तब उस पर क्या है कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक और कल होने वाले इजलास से मुताल्लिक बता रहे थे। आपको हम ये बता रहे थे कि कल बहुत सारे बिल्स हैं जो कि कल पेश होने हैं और उसमें जो सबसे जो अहम तरीन बिल हैं वो 2 बिल्स हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल ये कहेगी यानी कि ऐवान में कि हम बैरून मुल्क के मुकीम पाकिस्तानी, फवाद साहब ने इसमें से कुछ बताया और कुछ हमारी मालूमात के मुताबिक कि गवर्नमेंट पाकिस्तान कल ये कहेगी कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बराह रास्त शराकत इक़्तिदार का हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं आज से। ये गवर्नमेंट कल कहेगी और ये बिल पेश करेगी और मंजूर करवाने की कोशिश करेगी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इलेक्शन में अपना हिस्सा डाल सकें। और दूसरा ये भी कहा जाएगा कल गवर्नमेंट की जानिब से कि हम पाकिस्तान के इंतखाबी सियासत के निज़ाम में टेक्नोलॉजी को, इसको धांधली फ्री बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को एक कल से मुतारिफ कराने, आज से मुतारिफ कराने जा रहे हैं। तो ये 2 बिल सबसे ज़्यादा मुताल्लिक हैं जो पेश होंगे। बिल्स इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन ज़ाहिर है उनकी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में यानी वैसे अहमियत है लेकिन बाकी हवालों से उतना डिस्कस वो नहीं होगा। फाटफ से मुतालिक एक बिल है, फैटफ से मुतालिक वो पेश होगा। एक रेप कवानीन से मुतालिक एक बिल है वो पेश होगा। ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक 2 बिल कल पेश होने हैं। और इसके अलावा MQM की डिमांड पर हैदराबाद में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक एक बिल भी है कल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म से मुतालिक एक बिल है और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो 12 कौए दुदेही इलाके हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी से मुतालिक एक बिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आया है कुलभूषण यादव से मुतालिक
उस पर अमल दरामद से मुतालिक भी एक बिल कल पेश होगा। तो और इसके अलावा भी कुछ और बिल हैं, ये सारा मजमुआ कल पाकिस्तान के ऐवान में पेश करने का इरादा है हुकूमत वक्त का। तो अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट है, अब ज़रा अगली अगर स्टोरी की तरफ बढ़ें और उस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कानूनदान और ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एतजाज़ साहब पहले तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप एक ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ज़रा सुन लीजिए। अब से कुछ देर पहले ये राना शमीम साहब के जो साहबजादे हैं, राना हसन गालिबन जिनका नाम है, तो वो ये कहते हैं, उन्होंने अभी अब से कुछ लम्हात पहले ये तस्दीक की कि नवाज शरीफ साहब से मुसलसल राब्ते में भी रहे उनके साहब और मुलाकात भी हुई उनके वालिद साहब की। वो खुद भी जेल में जाके मिले हैं नवाज शरीफ साहब से। ज़रा आप ये सुन लें और उसके बाद फिर ज़रा मैं आगे आपसे सवाल फ्रेम करता, दिखाइएगा क्या कहा। मगर बतौर फर्जंद ये आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब से कब मिले आखिरी दफा? पिछले साल गए थे मेरे ख्याल से, कोविड से पहले। कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वालिद साहब की हुई थी। उनका डायरेक्ट रब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से। जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था, तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी। सब लोग वहाँ थे, मुसद्दक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ, तो बड़ी खुशी से मिले क्योंकि उनके दोस्त थे। अच्छा, अब तो ये एतजाज़ साहब ये सब कह के तो इन्होंने वैसे भी ज़ाहिर उनकी वाबस्तगी के हवाले से बहुत सारी बातें तो आ रही थी और उन्होंने माना भी कि हाँ जी नून लीग के सिंध चैप्टर के वहदेदार रहे सारा कुछ, लेकिन ये तो केस, मैं लीगली नहीं बात कर रहा अभी, ज़ाहिर इसके पॉलिटिकली बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। तो पॉलिटिकली एंड इफ़ के साथ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लीगली ये केस और ख़राब नहीं हो गया क्या कि वाबस्तगी इतनी आया हो गई अब? तो नहीं, जाहिर है वाबस्तगी है यहाँ हो जाए तो उससे एक तासुब का या एक के फरीक के हक में होने का तासुब तो मिलता है और वो बनता है। वो इन्होंने अगर इकबाल ही कर लिया उसका, या कम से कम बेटे ने उनकी जानिब से कह दिया है, मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, तो इसके बारे में मुकदमे में जो इस्तगासा है या मुद्दईयत जिसकी होगी उनको आसानी हो जाएगी इस बात को साबित करने में कि इनमें रुझान हो सकता है मियां नवाज शरीफ के हक में कोई ना कोई कार्रवाई या फैसला करने की। और बड़ी अजीब बात है कि 6 तारीख को तो इनके भाई साहब यहाँ फौत होते हैं और ये लंदन पहुंच जाते हैं 10 तारीख को, कि 8 तारीख को ये वहाँ एफिडेविट साइन कर रहे हैं लंदन में। तो इतनी वाबस्तगी भी थोड़ी सी नहीं है, वाबस्तगी भी बहुत ज्यादा है। जो जेल में भी मिलते हैं और वैसे भी मुलाकात करते हैं और बेटे को भी भेजते हैं मिलने के लिए, तो वाबस्तगी तो वो तस्लीम कर ही रहे हैं। और क्या वाबस्तगी आप, जी हाँ, आप अपने तौर पर क्या एतजाज़ साहब कन्विंस हैं कि नवाज शरीफ साहब की ईमा पर हुआ ये सब? वसीम देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के ईमा पे बहुत कुछ हुआ है अदलिया के खिलाफ, बहुत कुछ हुआ है और अदलिया को उन्होंने अपने जेर रखने की बहुत कोशिश की है, हर मरने पे की है। जब उनकी हुकूमत बहाल हुई 1993 में, तो उसके बाद 1997 में बीबी की उन्हीं का उस पर बीबी शहीद की हुकूमत बर्खास्त हुई, लेकिन नवाज शरीफ की बहाल हुई, हमारी हुकूमत नहीं बहाल हुई। फिर इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट में, वाहिद दिमाग है या खानदान है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। फिर ये आप देखें कि इन्होंने जिस तरह जस्टिस कयूम और चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान पे दबाव डाल के मुकदमात और फैसले सजाएं दिलवाई बीबी शहीद को और आसिफ जरदारी को, ये तो बहुत घुलमिल के रहे। तो राना शमीम एपिसोड भी इन्हीं वाकयात का तसलसल है आपके ख्याल में? देखिए, कुलिबरी फॉन्ट भी तो उसी में आता है ना, ये उसमें फैब्रिकेशन भी कर लेते हैं, कुलिबरी फॉन्ट बच जाता है, कभी वो जाली साहब खत आ जाता है उसका, वो जो कतर का शहजादा है वो खत भी कह लिया, क्योंकि उसका कतर का शहजादे ने तो जरूरत नहीं की वो विटनेस बॉक्स में आके खड़ा होके इनकी सफाई दे, बल्कि इनका मौका बयान ही बदल दिया इन्होंने अपना। और जो कौमी असम्बली में सबूत दिया, सबूत ना दिया बल्कि ये कह के कि ये वो सारे सबूत, जनाब स्पीकर जी, एक आपने क्या फरमाया? नहीं तो ठीक है, तो यानी आप ये जो पूरा बयानिया दे रहे हैं इससे मुराद ये है कि यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि ये नवाज शरीफ साहब की ईमा पर ही हुआ हो ये सारा एपिसोड? एक सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट होती है, सिमिलर फैक्ट,
ये एविडेंस का एक मारूफ तरीका है तजजिया करने का, कि अगर एक तरीके से एक वारदात करे एक शख्स और उस तरीके ही से 7 और वारदातें उसने की हो, तो वो 8वीं जो वारदात उसी तरीके से होगी, उसी तरीके से, तो वो उसको उस पे शक ही नहीं, उस पे एक कंक्लूजन भी निकाली जा सकती है। मशहूर केस हुआ था इंग्लिस्तान में, ब्राइड्स इन द बाथ केस। ब्राइड्स इन द बाथ केस था, उससे यही लगता है कि इनके ईमा पे जरूर हुआ होगा। और वहां देखें नोटरी पब्लिक भी वही है। बरतानिया में और लंदन में करीब 20,000 नोटरी पब्लिक होगा, इतनी वहाँ तिजारत होती है, इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजात को हर रोज नोटराइज करना होता है कि वो 20,000 से भी ज्यादा ही होंगे, मेरा लाखों में शायद होंगे। पर बहरहाल वो ये एक अजीब हुस्न इत्तफाक है कि ये भी उसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं जिसपे मियां नवाज शरीफ और सारा उनका खानदान इन्हिसार करता है। और इत्तेजाज सही है। अच्छा, और इत्तेजाज साहब, अगर मैं क्विकली आपसे भी जान सकूं कि ज़ाहिर सुप्रीम ये अदालत में मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, तो हम उस पर कॉमेंट या उस पर प्रेडिक्ट करने का मैं आपको नहीं कहता, मैं खाली आपसे अगर आप अगर ये बता सकें, अगर आपको ये आइन और ये सब अलाउ करता हो, तो कि मुमकिन नताइज, यानी अगर इसमें, अभी मैं अगर लगा और उसमें अगर इसमें यही साबित हो जाता है बफर्ज महाल कि हाँ जनाब ये पॉलिटिकल इंटेंट के साथ ये काम हुआ, तो ये राना शमीम साहब के खिलाफ क्या हो सकता है इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इस अदालत में? देखिए, इसमें अगर तो लगाना बहरहाल आपने मुनासिब समझा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये पॉलिटिकल इंटेंट, मैल इंटेंट के साथ, मैला फैदे बदनीयती के साथ इन्होंने ये किया है, जिससे अदालत पे कोई ऐसा असरअंदाज होने की कोशिश हो कि मिसाल के तौर पे ये हो जाए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ना बैठे और वो अपने आप को वो अपने खुद गुरेज कर जाए इस एफिडेविट की बदौलत, जो कि जिस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं है। वसीम, ये मैं बता दूं, इस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये किसी अदालत में किसी मौजूद कार्रवाई या प्रोसीडिंग में दाखिल नहीं किया गया, ना गवाह है ये किसी अदालत में, ना मुल्जिम है किसी अदालत में। ये तो ऐसे नहीं है कि एफिडेविट मैं बना लूं बगल में लेके और सारे अनारकली बाजार में बांटता फिरूं, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अदालत में कार्रवाई के दौरान अगर दिया जाए वो एफिडेविट का होता है असल पर। इससे इन्होंने कोशिश की है कि जस्टिस फारूक को उसमें से, क्योंकि वो ना यहाँ थे, अगर ये सारे मुकदमा बताया, अगर ये साबित हो जाए तो मैक्सिमम कार्रवाई क्या हो सकती है राणा साहब के खिलाफ? फिर तो सिर्फ ये जो है तौहीन अदालत के तहत ही नहीं हो सकती, बल्कि फौजदारी मुकदमात इन पे भी बन सकते हैं, जिसमें फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मिसलीडिंग द कोर्ट और बहुत सारे दफात आ सकती हैं। ठीक है, 371 वगैरह किस्म की। ओके, तो तौहीन अदालत और फौजदारी। और सर जाते इजलास साहब, कल एक और बड़ा अहम वाकया होने लगा है, पार्लियामान के दोनों इजलास मुश्तरका तौर पर बैठेंगे और मकसद होगा कुछ बिल्स को मंजूर कराना, जिसमें जाहिर है सबसे अहम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने के राइट से मुताल्लिक है। बड़ा वाज़ेह है कि अपोजिशन इसमें साथ नहीं देगी और हुकूमत अपने तौर पर नंबर्स पूरे कर लेगी। तो आज समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कल अपोजिशन को नजरसानी करनी चाहिए और कुछ साथ देना चाहिए? मेरा व्यू तो ये रहा है कि देखिए, टेक्नोलॉजी की तरफ तो जाना ही जाना है, बढ़ना ही बढ़ना है टेक्नोलॉजी की तरफ। और दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी में जो इलेक्शन होते हैं ना, ये असल एतमाद का फुकदान होता है, एतमाद का फुकदान होता है। आप देखें, हर साल पाकिस्तान में 200 बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, हर साल 200 बार एसोसिएशन, बड़े छोटे सारे मुल्क में होती, और हर साल वो इलेक्शन होते हैं। हर साल एक जीतता है, 2-4 हारते हैं, 2-4 हारते जो है जीतने वाले को मुबारकबाद दे के घर चले जाते हैं, जीतने वाला वहाँ जश्न मनाता रहता है और अगले साल फिर ये नए चेहरे आ जाते हैं।
तो ये हमारे क्योंकि एक एतबार है बामी तौर पे, और एक ये एतबार की बात है अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ऑपोजिशन को एतबार ना आया तो वो अभी नहीं तस्लीम करेगी। और मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को भी चाहिए कि कोई अपनी काविश करके ऐसी मशीन बनाए जिससे हम वकला में इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स से इलेक्ट्रॉनिक वोट भी जाता है और एक बैलेट पेपर भी उसके साथ ही निकल के। यानी आप कह रहे हैं सिर्फ मुखालिफत ना करें, मुखालिफत कर रहे हैं तो साथ में मुतबादिल भी पेश करें, ये कह रहे हैं? कोशिश करें मेरे ख्याल में, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच रहेगी कि कोई क्योंकि जाना तो इलेक्ट्रॉनिक हतमन वही जाना और मुतबादिल पे की तरफ है। ठीक है, बात एतमाद की है। ठीक है, एतमाद मशीन के प्रोग्राम पे भी हो जो सॉफ्टवेयर है, और एतमाद सॉफ्टवेयर बनाने वालों पे भी हो और एतमाद मुखालफों पे भी हो और एतमाद जीतने वाले को भी हो और हारने वाले को भी हो। पॉइंट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एतजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन साहब। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, तो अपोजिशन का क्या होगा? जब ये इजलास नहीं हो पाया था, मुलतवी हो गया था, तो अपोजिशन ने इसको अपनी फतह से ताबीर किया था। तो यानी अब अपोजिशन की इस मंतक के मुताबिक कल जब इजलास हो रहा है तो फिर ये अपोजिशन की शिकस्त नहीं हो गई क्या? ये अपोजिशन के सीनियर रहनुमा से पूछते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। कल जिस तरह हमने अर्ज़ किया, कल एक अहम दिन है और अलामती हैसियत बहुत ज़्यादा है कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है। ये वो मुश्तरका इजलास है कि जब ये इजलास मुलतवी हो गया था तो इस पर बहुत शादियाना बजाए थे, अपोजिशन ने अपनी फतह से इसको ताबीर किया था। और इस बात को इस तरह, अगर मेरा प्लीज़ टॉपिक बंद कर सकें, अगर प्लीज़, अगर ये प्लीज़ बंद कर सकें, वरना बात नहीं कर पाऊँगा मैं, अगर ये प्लीज़ बंद कर सकें मैं, जी थैंक यू। तो इसको इस अंदाज से ताबीर किया था कि ये तो यानी बिल्कुल एक डिज़ास्टर है और गवर्नमेंट के पास अपने नंबर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट अपनी अखलाकी हैसियत खो बैठी है। और बहरहाल अब दोबारा जो है वो एक इजलास को तलब कर लिया है गवर्नमेंट ने। कल पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर मोस्ट रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर अब इसका मतलब तो यानी कल अब दोबारा इजलास बुला लिया है, तो आपने जब इसके मुलतवी होने को शिकस्त फतह से ताबीर किया था अपनी, तो जाहिर है फिर ये 5 दिनों बाद दोबारा बुला लेना, ये फिर आपकी शिकस्त हो गई ना। मेरा सवाल ये है कि आपको इस बारे में कोई शक तो नहीं है ना, यह है अभी भी उम्मीद कि शायद कल किसी बिल में गवर्नमेंट अपना नंबर पूरा ना कर पाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें फतह शिकस्त से बड़ी जो बात है वो एक असूली बात है कि क्या पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को कोई जमात एक तरफा तौर पे तब्दील कर सकती है? क्या उसमें इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर है? क्या उसमें दीगर जमातें स्टेक होल्डर हैं? 2017 में वसीम हमने भी इंतखाबी इस्लाहात मुतारफ कराई थी, लेकिन उसके लिए तमाम पार्टीज की कमेटी बनाई थी और जिन चीज, अगर टेलीफोन पे ले सके वैसे इकबाल साहब को, अगर इत्तफाक राय नहीं की गई थी। अब हुकूमत यकतरफा तौर पे इसको चेंज करना चाह रही है और यूं अगर ये करती है तो अगला इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ हो जाएगा। इसी तरह कल भारत के जासूस कुलभूषण यादव को भी NRO देने का एक कानून पास करवाया जा रहा है, जो एक बड़ी शर्मनाक बात है कि आप एक भारत के जासूस के नाम से कानून बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारा आईनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हमला है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन से वोटर्स लिस्ट का जो काम है वो लेकर नादरा को और वजारत दाखिला को देंगे, तो ये काम तो आइन ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। आप सिर्फ सादा अक्सरियत के साथ कोई आइनी तरमीम नहीं कर सकते। तो हुकूमत तो महज अपने एक एजेंडे की खातिर आइन और कानून सबको कुर्बान करके कल एक बुलडोज करना चाहती है पाकिस्तान के अंदर कानून साजी के अमल को। हम इसका हर बिल के जो बहुत सारे बिल्स हैं, इसमें से हर बिल के मुजमिरात क्या होंगे वो एक अलग बहस है, उसमें जाहिर मुसलसल बहस करते ही आएंगे, आगे भी करेंगे। कल चूंकि राय शुमारी है इसलिए हम आदात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि गवर्नमेंट में इखलाकी और वो बात ही नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल आपकी बात सही होगी, लेकिन कल गवर्नमेंट 12 आदात की हद तक कामयाब हो जाएगी और बिल मंजूर हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई शक नहीं है? देखिए, इसमें नहीं, देखना यह है पिछली दफा भी जो हुकूमत को पिसपाई हुई थी, तो हुकूमत की जो हलीफ जमातें हैं उन्होंने भी असूली तौर पे हुकूमत की तजावीज से इख्तलाफ किया था। EVM के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अब उन्होंने इत्तेफाक कर लिया होगा, तभी गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट होगी ना कि इजलास फिर बुला लिया, वरना इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे। देखेंगे,
हम कल देखेंगे कि क्या हुकूमत की हलीफ जमातों ने अपने वो असूली जो उनके एतराज़ात थे उनका कोई अंडरस्टैंड कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या उनके वो असूल अभी जिंदा हैं, कल पता चलेगा। लेकिन ऑपोजिशन आप लोग बहरहाल अपनी राब्ते में पूरी हैं तादाद में इत्तेहादी होगी। जमातों से? जी, हमने तो जो राब्ते थे उनको ये जरूर कहा है कि आप ये सोच के वोट दीजिएगा कि क्या आप इस बेअसूली के साथ चलेंगे, क्या आप हुकूमत की इन तमाम पॉलिसियों के अंदर शरीक गुनाह होना चाहते हैं, या आप अवाम को बताना चाहते हैं कि आप इस हुकूमत को जो इस वक्त अवाम दुश्मनी कर रही है, आइन और कानून से दुश्मनी कर रही है, इसके इस जो गुनाह में शरीक नहीं है। तो उन्होंने तो आपसे कल क्या कहा है जवाब में? हुकूमत के उन्होंने तो यही कहा है कि हम गौर करेंगे, सोचेंगे, अब देखते हैं कि वो कल क्या फैसला करती हैं। अगर वो कल हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो पाकिस्तान के अवाम को कोई शुबा नहीं होगा कि ये हुकूमत के हर गुनाह के अंदर शरीक हैं। सही है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आपको भी ये कोई शुबा रह नहीं जाएगा ना कि चाहे वो हालिया कुछ मामलात में जो इर्तियाश आया था उसके नतीजे में या किसी भी नतीजे में ऐसा कोई मामला नहीं है कि जनाब एक पेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इदारे भी साथ खड़े, इत्तेहादी भी साथ खड़े, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। देखिए, नहीं, अभी ये कहना काबिल वक्त है, क्योंकि वसीम मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई हुकूमत अपनी कारकर्दगी खो देती है और अपनी रेलेवेंस खो देती है, आज इमरान नियाजी साहब और उनकी हुकूमत की ना कोई मुआशी रेलेवेंस रह गई है, ना उनकी कोई सियासी रेलेवेंस रह गई है, ना उनकी कोई सफारती रेलेवेंस रह गई है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी के हवाले से रेलेवेंस रह गई है। जब हुकूमत इतनी या लीडरशिप खुद को प्रॉब्लम का हिस्सा बना ले और सोल्यूशन का हिस्सा ना हो, तो फिर आप कह नहीं सकते कि किस वक्त कौन सा छोटा सा इवेंट होगा जो आम हालात में तो शायद नजरअंदाज हो जाता, लेकिन वो एक तब्दीली को ट्रिगर कर देता है। इसका मतलब आपने अपनी सारी उम्मीदें किसी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बांध ली हैं, ना कि किसी लॉजिकल अंदाज से गवर्नमेंट के गिरने से, जो कि पाकिस्तान में उस वक्त गिरती है जब इदारे नाराज हों या फिर इत्तेहादी साथ छोड़ जाएं। इन दो में से किसी चीज में आपको नहीं उम्मीद ना? फिर ये जो मैंने आपसे कहा है कि ये बड़ा एक लॉजिकल चीज है कि जब एक हुकूमत इररेलेवेंट हो जाती है और वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाती है, तो उस वक्त फिर वो किसी वक्त भी किसी एक वाक़े का निशाना बन सकती है। और उसमें सबसे बड़ा जो वाक़या है वो पब्लिक ओपिनियन प्रेशर होता है, और जो पीडीएम और अपोजिशन जमातों की एक हिकमत अमली है जिसके तहत वो हुकूमत पे मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत या तो खुद मजबूर होगी कि वो इलेक्शन की तरफ जाए, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो जो हुकूमत के अंदर उसके अपने अराकीन हैं और जो हलीफ जमातें हैं वो दोबारा अपने उस ताल्लुक पे असर नौ जायजा लेने पर मजबूर हो जाएंगी। ये उम्मीदें तो आप बहुत अरसे से बांधे हुए ना, यहाँ तक कि कल का इजलास आ गया कि जिसमें वही इत्तेहादी जो 5 दिन पहले कह रहे थे हम साथ नहीं देंगे, वो कह रहे हैं अभी हम साथ देंगे। तो बस अब इसी उम्मीद पे है जिंदा अपोजिशन की, शायद एक दिन ऐसा है कि जब नाराज हो जाए। शायद की बात नहीं है, ये जो अवामी दबाव है ये इंशाल्लाह बढ़ रहा है, और आप देखेंगे कि ये अभी हुकूमत जो है दिन ब दिन इसकी पसपाई होगी, और हुकूमत जब अखलाकी जवाब खो बैठे तो फिर वो अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं कर सकती। इस वक्त तो वो हो सकता है कि चंद लोगों को वसाइल दे के या डेवलपमेंट फंड्स का लालच दे के अपने साथ बांधने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो ओवरऑल उसकी इस वक्त मकबूलियत है, जो उसकी रेलेवेंस है, वो खत्म हो चुकी है। और अपोजिशन का दबाव जो है उस पर जारी है। और एहसन साहब, जाते जाते ये एक और जो अहम तरीन जिस वक्त मामला चल रहा है साकिब निसार साहब और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को लेके, उनके बेटे ने रात 8 बजे काशिफ साहब के शो में तस्लीम किया कि आपकी जमात के बाकायदा ओहदेदार रहे हैं वो, और रात 10 बजे शाहजेब के शो में तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बाकायदा रवाबित रहे हैं, मुलाकात भी हुई है अभी नवाज शरीफ साहब से, कोरोना से ये मुलाकात। तो फिर तो ये केस बहुत ही हल्का हो गया ना, मतलब कि उनकी वाबस्तगी जब इतनी आया हो गई तो फिर तो उनका ओपिनियन बायस समझा जाएगा ना, बायस समझा जाएगा। वसीम साहब, जितने जज हजरात वकालत के पेशे से आते हैं, अगर आप एक एक जज की पस मंजर को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि इनमें से कोई पीपल्स पार्टी के साथ कभी वाबस्ता थे, कोई तहरीक इंसाफ के साथ कभी वाबस्ता थे, कोई जमात इस्लामी, ANP या कोई मुस्लिम लीग। हाँ बिल्कुल, लॉयर्स फोरम होते हैं सियासी जमात के, लेकिन यकीनन उनमें से हर लॉयर इतना बाअसर नहीं होता होगा कि वो पार्टी की आला तरीन क़यादत से बराह रास्त रास्ते में हो। नवाज शरीफ साहब से तो आपकी पार्टी के लोग भी लंदन जाते थे तो मिल नहीं पाते थे, लेकिन ये मिल नहीं है जब वो जज का हल्फ उठाते हैं तो हम सबको ये यकीन है कि वो उस मनसब के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं।
और इसीलिए हम समझते हैं कि ये 2 सीनियर जज साहबान हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। एक साहब के जो चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे हों, अगर उन्होंने एक बात कही है तो हम चाहते हैं कि उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो गलत है तो बहुत काबिल अफसोस होगी, लेकिन अगर वो दुरुस्त है तो उससे ज्यादा काबिल अफसोस होगी। और ये एक तवातर है। देखिए वसीम, ये पहली चीज नहीं है। सबसे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने इसके बारे में बात की, उसके बाद जज अरशद मलिक की वीडियो आई जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, उसमें भी वो दुरुस्त साबित हुई, और अब ये तीसरा एक एविडेंस है या एक शहादत है जो एक जज की तरफ से आई है। तो लिहाजा ये मामला दुरुस्त है, उस पर बहुत सवालात हैं, दुरुस्त है, लेकिन रीसेंट पास्ट में इन जज साहब की, साबिक जज की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, ये क्या बताती है? या नहीं हुई है, लेकिन अगर उनके बेटे ने खुद कहा है, और आप उससे बेहतर जानते हैं कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की भी रीसेंट पास्ट में लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात आसान नहीं थी, इनकी हो गई। ये क्या बताती है? अच्छा देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि उनकी मुलाकात हो गई, और अगर उन्होंने एक बयान हल्फी दिया है, इस बात की तहकीक तो होनी चाहिए ना कि क्या वो बयान हल्फी गलत है या वो दुरुस्त है। और यही हम कह रहे हैं कि इस बात की तफ्तीश करें, आप तहकीक करें कि अगर उन्होंने ये बयान हल्फी गलत दिया है तो नहायत काबिल मुजम्मत है, लेकिन अगर उन्होंने ये बयान हल्फी ठीक दिया है तो उस पर इस चीज का असर कोई नहीं पड़ सकता कि उनकी किससे मुलाकात हुई। 100% एग्रीड। लेकिन इसमें एक नुकता, इस गजल आपने छेड़ी, उसका आखिरी मिसरा ये भी करना, बस आखिरी मिनट है कि फिर ये भी तहकीक होनी चाहिए ना कि ये बयान जिनसे मिले हैं नवाज शरीफ साहब से, उनकी ईमा परी तो नहीं दे दिया कोई मकसद हासिल करने के लिए, ये भी तहकीक में शामिल होना चाहिए। बात नहीं वसीम, बात यह है कि क्या वो वाकयाती तौर पे बयान दुरुस्त है या गलत है, इस बात की तहकीक बिल्कुल होनी चाहिए। ईमा का तो सवाल ही नहीं है। अगर वो वाकयाती तौर पे दुरुस्त है तो मैं समझता हूं कि ये सब्सटेंशिएट करता है उन पिछले इल्जामात को जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस अरशद मलिक ने लगाए, और अगर वो वाकयाती तौर पे गलत है तो वो नहायत काबिल मुजम्मत है। बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम सीनियर रहनुमा, एक ब्रेक के कंक्लूड करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा, उसमें कई बिल्स पेश किए जाएंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंतखाबात के राइट यानी इलेक्शन में बतौर वोटर हिस्सा लेने से मुताल्लिक होगा, और बहुत सारे और बिल होंगे और वो मंजूर होंगे। कदीम का इसी बात का है, जिसके बाद कम अज़ कम वक्ती तौर पर गवर्नमेंट को एक बूस्टर ज़रूर मिलेगा। गवर्नमेंट कल इस पहर अपनी फतह से इसको ताबीर कर रही होगी, अपोजिशन के तमाम तर दावों को गलत करार दे रही होगी जो कि इस मुतालिक थे कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी और गवर्नमेंट के अपने या बाकी अपने उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट की ये खुशी देर पर साबित होती है नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन कल का दिन बजाय हुकूमत की फतह का दिन होगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।